पुलिस की फाइलों में कई ऐसी खौफनाक वारदातें दफन हैं जिन्हें जानकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। ये इस तरह के जुर्म थे जिनकी तफ्तीश और तहकीकात पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। ऐसी ही एक वारदात को आज से ठीक 25 साल पहले 4 हिस्सों में अंजाम दिया गया था। ये मामला था कत्ल का, वो भी एक नहीं बल्कि 4 कत्ल, जो एक बाद एक कुछ घंटों के दौरान अंजाम दिए गए थे। आज क्राइम कथा में कहानी उसी खूनी वारदात की जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आज मैं आपको झारखंड की एक सच्ची घटना की कहानी सुनाएंगे। कभी इस शहर को टाटा नगर कहा जाता था, जिसे अब जमशेदपुर कहा जाता है। यहाँ की यह कहानी एक परिवार के भीतर के झगड़े और कातिलाना संघर्ष की है। ये बात समझ से परे है कि कैसे कोई माँ, बाप या बच्चा अपने ही परिवार के लोगों के दुश्मन बन सकते हैं, जिनको उन्होंने खुद जन्म दिया और पाला पोसा। आज की कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। सामान्यतः प्यार और मोहब्बत में इंसान अधिक संवेदनशील और अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। इस लड़की ने प्यार में पड़कर एक कातिल का रूप ले लिया। एक घर, एक छत के नीचे 30 घंटों के भीतर 4 हत्या का नाटक चलता है। पहले कत्ल के बाद वह कई घंटे इंतजार करती है, फिर दूसरे कत्ल के लिए कुछ समय रुकती है, इसके बाद तीसरे कत्ल के लिए और फिर चौथे कत्ल का इंतजार करते हुए घर में ही ठहरी रहती है। 29 जनवरी 1999 को जमशेदपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। उस दिन भौमिक परिवार के घर में कुल 3 लोग थे। भौमिक की पत्नी, उसकी मां और उसकी बेटी चैताली। यह घटना दोपहर के समय की है। भौमिक की मां खाना खाने के बाद ऊपर के कमरे में आराम कर रही थी, जबकि चैताली और उसकी मां नीचे थी। इस दौरान एक खौफनाक साजिश चल रही थी। भौमिक परिवार के घर में एक बड़े कातिलाना इरादे के साथ अपराधी छिपे हुए थे। पहले कत्ल के बाद अपराधी ने दूसरा और फिर तीसरा कत्ल किया और हर बार हत्या के बाद अगले शिकार के लिए इंतजार किया। चौथे शिकार के लिए अपराधी घर के बाहर ताक में थे, ताकि ताकतवर भौमिक को भी नष्ट किया जा सके। यह मामला एक छोटे से इलाके में घटित हुआ, जहां लोग आमतौर पर दोपहर के खाने के बाद आराम किया करते हैं। लेकिन उस दिन भौमिक परिवार के लिए यह आराम का समय एक डरावने अध्याय में बदल गया। 29 जनवरी 1999 की दोपहर भौमिक परिवार के घर में एक भयानक घटनाक्रम होता है। खाना खाने के बाद भौमिक की मां नीचे के कमरे में आराम कर रही थी, जबकि भौमिक की पत्नी और उसकी बेटी चैताली ऊपर के कमरे में सोने चली गई थी। इस समय चैताली का पति रिजवान खान घर में चुपके से घुस चुका था। रिजवान की कहानी अलग है, जिसे हम आगे देखेंगे। जैसे ही भौमिक की मां किसी काम में व्यस्त हो गई और नानी ऊपर के कमरे में सोने चली गई, रिजवान ने घर का दरवाजा धीरे से खोला और भीतर दाखिल हो गया। रिजवान ने चुपके से एक पास के कमरे में जाकर छिपे रहने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रिजवान ने योजना के अनुसार कार्रवाई की। वह धीरे से ऊपर आया और सो रही नानी को देखा। उसने चुपके से नानी को बुलाया और फिर उन पर हमला कर दिया। नानी को मौत के घाट उतारने के बाद रिजवान ने एक चॉपर लाकर और भी हिंसक कदम उठाए। उसके बाद रिजवान ने नानी की लाश को कई टुकड़ों में काट डाला। चूंकि जनवरी की ठंड थी, उसने लाश को कपड़े और कंबल से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। फिर वह ऊपर के एक अन्य कमरे में छुप गया। इस बीच भौमिक की पत्नी चैताली ने आराम करने के बाद नीचे के कमरे में मां को बुलाया। जैसे ही मां नीचे आई, चैताली और रिजवान ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मां को भी उसी तरह से मारा गया जैसे नानी को मारा था। पहले गला घोंटकर फिर लाश के टुकड़े कर दिए। मां की लाश को भी बिस्तर के नीचे छुपा दिया गया। अब घर में 2 हत्याएं हो चुकी थीं। ये दोनों हत्या करीब 2-3 घंटे के अंतराल में हुए थे। शाम के समय जब घर के छोटे भाई की वापसी का समय आया, वह घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह घर में आया, वह स्थिति का भी सामना करने वाला था। उसके बाद रिजवान और चैताली ने घर के छोटे भाई को भी गला घोंटकर हत्या कर दी और चॉपर से उसकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। शाम को दफ्तर से लौटने के बाद भौमिक के पिता घर में दाखिल हुए। रिजवान ने ससुर को भी गला घोंटकर मारा और उसके शव को भी उसी तरीके से टुकड़ों में काट डाला, जैसा कि पहले के शिकारों के साथ किया गया था। घर में 4 हत्याएं हो चुकी थीं और किसी पड़ोसी को इसका पता नहीं चला। दोनों ने रात उसी घर में आराम से बिताई। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने सभी कमरों को साफ किया और शव के टुकड़ों को घर के पीछे एक मेनहोल में डाल दिया। टुकड़े छोटे छोटे किए गए थे ताकि उन्हें आसानी से मेनहोल में डाला जा सके और कोई शक न हो। रिजवान और चैताली ने सभी शव के टुकड़े मेनहोल में डालकर
उसका ढक्कन बंद कर दिया। अगले दिन रिजवान घर से निकल गया और चैताली अकेली घर में रह गई। उसने किसी को अपने परिवार के लोगों के गायब होने की बात नहीं बताई और न ही उसे कोई डर महसूस हुआ। 2 दिन बीतने के बाद पड़ोसियों ने देखा कि भौमिक परिवार और उसकी मां लकी भी घर में नहीं दिख रहे हैं। पड़ोसी पूछने पर चैताली ने बताया कि वे रिश्तेदारों के पास गए हैं और कुछ दिनों में लौटेंगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक चैताली घर से गायब हो गई और घर का ताला लगा हुआ था। जाने से पहले रिजवान ने एक बार फिर घर का दौरा किया। वह घर के पीछे मेनहोल के ढक्कन पर सीमेंट का एक पूरा ढेर लगा आया ताकि ढक्कन को खोलना नामुमकिन हो जाए। इस तरह उसने अपने क्राइम को छुपाने के लिए मैनहोल को पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया। चैताली ने घर के ताले को बंद कर दिया और पड़ोसी यह देखकर चिंतित नहीं हुए, क्योंकि चैताली ने बताया था कि उसके माता पिता बाहर गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 महीने बीत गए। भौमिक परिवार के घर में ताला लगा रहा। यह एक असामान्य स्थिति थी, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि परिवार का कोई सदस्य इतने लंबे समय तक गायब रहा हो। पड़ोसी सोचने लगे कि शायद परिवार किसी जरूरी काम से बाहर गया है और इसलिए उन्होंने अधिक चिंता नहीं की। वे भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद भौमिक की अनुपस्थिति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन बंद ताले के कारण कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। 6 महीने बाद डॉक्टर अनुपम राय, जो चैताली की मां के डॉक्टर थे, ने कई बार फोन किया, लेकिन घर की लाइन पर कोई जवाब नहीं मिला। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन कोई भी जवाब देने वाला नहीं था। डॉक्टर अनुपम राय को 6 महीने से अपनी बहन और उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें चिंता होने लगी। लगातार फोन करने और ऑफिस से जानकारी लेने के बावजूद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने जमशेदपुर जाने का निर्णय लिया। जमशेदपुर पहुंचने पर डॉक्टर अनुपम ने अपनी बहन के घर का दौरा किया और देखा कि ताला लगा हुआ था। घर के पिछले हिस्से से सड़कों पर नजर डालने पर भी यही स्थिति दिखी। ये स्थिति उन्हें अजीब लगी, क्योंकि परिवार ने बिना किसी सूचना के इतना लंबा समय कैसे बिताया हो सकता है। डॉक्टर अनुपम ने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार जनवरी से गायब था और अब जून का महीना था। यह जानकारी पाकर डॉक्टर अनुपम को और भी चिंता हुई। उन्होंने घर के पिछले हिस्से की ओर ध्यान दिया और इसके बारे में और जानने के लिए पड़ोसी से पूछने लगे। डॉक्टर अनुपम राय ने पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान जाना कि चैताली ने कहा था कि परिवार किसी फैमिली फंक्शन में गया है। डॉक्टर अनुपम ने इसका खंडन किया, ये बताते हुए कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं था और अगर होता तो वे भी जानते। जब उन्होंने पूछा कि घर में आखिरी समय में कौन था, तो पड़ोसियों ने बताया कि पहले माँ, बाप और नानी गायब थे और फिर चैताली ही बची थी। चैताली के बारे में यह पता चला कि वह करीब 1 हफ्ता या 10 दिन तक अकेले घर में रही। यह स्थिति डॉक्टर अनुपम को चिंतित कर रही थी, क्योंकि चैताली के अकेले रहने की बात सही नहीं लग रही थी। डॉक्टर अनुपम ने घर के पिछले हिस्से की ओर देखा। यह जानकर अब जून का महीना था, उन्होंने पाया कि ताला लगभग 29 जनवरी से लगा हुआ था। घर के पिछले हिस्से में डॉक्टर अनुपम की नजर अचानक एक मेनहोल के ढक्कन पर पड़ी। ये ढक्कन सीमेंट से पूरी तरह बंद किया गया था और यह देखकर उन्हें कुछ अजीब लगा। डॉक्टर अनुपम राय ने देखा कि घर बंद है और मैनहोल सीमेंट से ढंका हुआ है, जो हाल ही में किया गया प्रतीत होता है। यह स्थिति उन्हें अजीब लगी, क्योंकि अगर घर बंद था और कोई भी नहीं था तो ऐसा कौन कर सकता है। उन्होंने पड़ोसियों से फिर से जानकारी ली, जिन्होंने पुष्टि की कि परिवार 29 जनवरी के बाद से गायब था। यह भी कहा गया कि चैताली अकेली घर में थी, लेकिन यह स्थिति अजीब लगी। डॉक्टर अनुपम, जो कि थोड़े तेज तर्रार भी थे, ने इस स्थिति को संज्ञान में लिया और इसे गहराई से जांचने का निर्णय लिया। डॉक्टर अनुपम ने तुरंत पुलिस स्टेशन का रुख किया और बताया कि 6 महीने से परिवार के 4 सदस्य गायब हैं और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस भी इस स्थिति को सुनकर हैरान थी और डॉक्टर अनुपम के साथ घर की तलाशी लेने का निर्णय लिया। पुलिस ने पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। छानबीन के दौरान उन्हें एक अजीब सी बदबू और कुछ बेतरतीब कपड़े मिले। इन वस्तुओं को देखकर पुलिस को शक हुआ कि कुछ गंभीर मामला हो सकता है। इसी बीच डॉक्टर अनुपम घर के पीछे के हिस्से में मैनहोल के पास पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने और भी सबूत तलाशने का प्रयास किया। डॉक्टर अनुपम ने पुलिस को बताया कि घर में ताला लगा हुआ है और मैनहोल पर सीमेंट लगाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया है। पुलिस ने इस बात को गंभीरता से लिया और मजदूरों को बुलाकर मैनहोल का ढक्कन तोड़ने का आदेश दिया।
जैसे ही ढक्कन हटाया गया, एक तीव्र बदबू फैल गई। मेनहोल की तलाशी लेने पर अंदर से इंसानी शरीर के टुकड़े बाहर आने लगे। इन टुकड़ों की गिनती की गई और पता चला कि कुल 4 मानव शरीर के हिस्से हैं। चूंकि घर में 5 लोग थे, इस प्रकार चैताली के बारे में अलग से जानकारी मिली। पड़ोसियों के बयान के अनुसार चैताली को 29 जनवरी के बाद भी देखा गया था और वह 8-10 दिन तक गायब नहीं रही थी। इससे यह निष्कर्ष निकला कि चैताली जीवित थी, लेकिन बाकी 4 लोग मारे गए थे। अब पुलिस के दिमाग में सवाल उठने लगा कि जब पूरे परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ तो चैताली कैसे बच गई। पुलिस ने चैताली पर शक करना शुरू किया और सोचा कि कहीं चैताली भी मारी गई हो या फिर वह इस हत्या में शामिल रही हो। जब पुलिस ने पूरी तरह से जांच की और हर दिशा में खोजबीन की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फोरेंसिक विशेषज्ञों और अन्य एक्सपर्ट्स की मदद से घर की हर चीज को जांचा गया, लेकिन कोई निर्णायक जानकारी नहीं मिली। परिवार के बीच किसी तरह की दुश्मनी की भी कोई पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने चैताली के रिश्तों की छानबीन की। उन्हें पता चला कि चैताली का एक व्यक्ति रिजवान खान के साथ करीबी संबंध था और इसके चलते हत्या का मामला सामने आया। रिजवान की पत्नी ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई थी, जिससे पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने रिजवान और चैताली को ढूंढने के लिए कई जगहों पर टीमों को भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन चैताली और रिजवान ने अदालत में पेश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया। जब उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है तो धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आती है। कहानी ये है कि भौमिक परिवार की बेटी शुरू से ही बहुत आजाद ख्याल की थी। उसके माँ बाप अक्सर उसे डांटते थे क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देती थी। उसके पिता टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड टेल्को में काम करते थे और चैताली उस समय जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। सेक्रेड हार्ट स्कूल जमशेदपुर में एक प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित था, जहां अक्सर क्रिकेट मैच होते थे, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय भी। इस स्टेडियम के पास ही स्कूल था और वहां क्रिकेटर्स प्रैक्टिस भी करते थे, विशेषकर राज्य और रणजी लेवल के खिलाड़ी। चैताली को भी क्रिकेट का बहुत शौक था और वह भारतीय टीम को फॉलो करती थी। स्टेडियम में मैच देखने के अलावा वह कई बार प्रैक्टिस के दौरान भी वहां जाती थी। एक उभरता हुआ क्रिकेट खिलाड़ी जो झारखंड से था और भविष्य में बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, वहां प्रैक्टिस करता था। उसका नाम रिजवान खान था। रिजवान को प्रैक्टिस करते हुए देखते देखते चैताली को उससे प्यार हो गया। दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। हालांकि उसकी उम्र कम थी और समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं थी, फिर भी दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। हालांकि वे अपने परिवार से इस रिश्ते को छिपा रहे थे, लेकिन अचानक चैताली गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की खबर को छुपाना अब मुश्किल हो गया और परिवार को इसका पता चल गया। उस समय जब चैताली गर्भवती थी, उसने और रिजवान ने चुपचाप कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। उन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया, केवल खुद को ही बताने का निर्णय लिया। अब जब गर्भवती होने की बात छुपाना नामुमकिन हो गई तो चैताली ने धीरे धीरे अपनी मां से सारी सच्चाई साझा की। उसने बताया कि उसे रिजवान से प्यार हो गया था और इसी वजह से उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब वह गर्भवती है और उसे यह सब बताना पड़ा। जाहिर है इस खबर को सुनकर घर में हंगामा मचना था। हंगामा हुआ और मिस्टर भौमिक और उसकी पत्नी के परिवार के सभी लोग नाराज हो गए। उन्होंने चैताली और रिजवान के रिश्ते को लेकर अपनी पूरी नाराजगी जताई और कई बार समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे शादी को किसी भी कीमत पर मंजूर करने को तैयार नहीं थे। चैताली को लगा कि ये लोग उसके दुश्मन हैं और उसे यह भी धमकी दी गई कि अगर उसने शादी की तो उसे परिवार की जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। इन धमकियों ने चैताली के मन में गहरी कड़वाहट भर दी। उसे अपने ही माँ बाप अब दुश्मन लगने लगे, जबकि हर माँ बाप की चाहत होती है कि उसकी संतान का जीवन खुशहाल हो। माँ बाप ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चैताली ने इसे उल्टा ले लिया। उसने महसूस किया कि उसके माँ बाप और परिवार वाले उसकी खुशी के खिलाफ हैं और उसे जायदाद से बेदखल करने का मन बना चुके हैं। इससे तंग आकर चैताली ने यह तय कर लिया कि जो भी उसके प्यार के रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसके बाद चैताली ने रिजवान से इस स्थिति के बारे में बात की और कहा जाता है कि किसी ने रिजवान को उकसाया कि वे अपने माता पिता को मार डालें। रिजवान चैताली की बातों में आ गया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई।
29 जनवरी को उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। पहले से बनाई गई योजना के अनुसार उन्होंने एक एक करके माँ बाप, नानी और भाई को मार डाला। वे सबको मैनहोल में डालकर ऊपर से सीमेंट से ढक दिया ताकि कोई भी इसका पता न लगा सके। सीमेंट की परत इतनी मजबूत थी कि ढक्कन खुल नहीं सकता था और लाशें कभी बाहर नहीं आ सकती थीं। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए यह कहानी फैलाई कि परिवार के लोग एक फैमिली फंक्शन में बाहर गए हुए हैं ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जिस जगह पर मैनहोल था वहां सीमेंट की परत ठीक से नहीं डाली गई थी। इस पर ध्यान देते हुए चैताली का मामा डॉक्टर अनुपम ने नोटिस किया कि हर 6 महीने में बंद होने वाले मैनहोल में अचानक सीमेंट की परत कैसे बदल गई। इस असामान्यता ने उसे संदेह में डाल दिया और इस छोटे से संदेह ने हत्या के बड़े रहस्य को उजागर कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा और 13 मार्च 2001 को जमशेदपुर स्टेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने चैताली और रिजवान दोनों को फांसी की सजा सुनाई क्योंकि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रखा गया। चैताली और रिजवान को फांसी की सजा सुनाई गई थी और जमशेदपुर में यह खबर रोज अखबारों की सुर्खियों में थी। यह छोटा शहर था और लगभग हर घर में इस कहानी की चर्चा हो रही थी। फांसी की सजा के खिलाफ चैताली और रिजवान ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में 2 साल तक सुनवाई चली और 31 जनवरी 2003 को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानने से इनकार करते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। देश की सबसे बड़ी अदालत में लगभग 2-3 साल तक मामला अटका रहा। अंततः 2005 या 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और दोनों की उम्र कैद की सजा को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चैताली और रिजवान को हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। ये वही जेल थी जहां चैताली गर्भवती रहते हुए गिरफ्तार हुई थी और जहां यह हत्या का मामला दर्ज हुआ था। जेल के अस्पताल में चैताली ने 2000 में एक बेटे को जन्म दिया। भारतीय कानून के अनुसार जब तक बच्चे की देखभाल के लिए कोई और नहीं होता और बच्चे को मां की जरूरत होती है तब तक वह मां के साथ जेल में रह सकता है। इस प्रकार चैताली का बेटा कुछ समय तक जेल में उसके साथ रहा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, चैताली और रिजवान के परिवार ने तय किया कि बच्चे को जेल से बाहर किसी और के पास पालने के लिए भेजा जाए। इस प्रकार बच्चे को जेल के बाहर किसी रिश्तेदार या परिचित के पास भेजा गया और अब 24 साल बीत चुके हैं। इस समय लड़का 23-24 साल का हो गया होगा, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति या वह कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चैताली और रिजवान हजारीबाग जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रिजवान का क्रिकेट करियर खत्म हो गया है और चैताली की जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। उनके बेटे जो निर्दोष था अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रह गया। माँ बाप जेल में और बेटा बाहर, एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। और एक बेटी जिसे माँ बाप ने अपार प्यार दिया ने वही माँ बाप खुद ही मार डाले। इस कहानी में रिश्तों के कई पहलू और उनके अलग अलग आयाम सामने आते हैं। यही है पूरी कहानी, रिजवान और चैताली की जमशेदपुर की कहानी। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि जब भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ कहते या करते हैं तो उसका पीछे कोई बुरा इरादा नहीं होता। उनका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों की भलाई होता है। लेकिन अगर बच्चे उस भलाई में भी बुराई देखने लगे और माँ बाप को दुश्मन मानने लगे तो इसका कोई समाधान नहीं है। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।